अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान कई दहाइयों से जारी है और ख़ुसूसन बिजली के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं कई दहाइयों से। कभी बिजली होती नहीं है, कभी बहुत महंगी होती है। अब आजकल एक और चीज़ डिस्कस हो रही है कि पावर प्लांट्स को कोयले पे कन्वर्ट किया जाए। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो इन प्लांट्स को कोयले पे कन्वर्ट करे? क्या हमारे पास वो फाइनेंसिंग मौजूद है? क्या हमारे पास वो पॉलिटिकल विल मौजूद है जो हम ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? इन सारे मौज़ूआत पे डिस्कस करने के लिए आज हम मौजूद हैं तनवीर जाफ़री साहब के पास। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तनवीर जाफ़री साहब जाफ़री एंड एसोसिएट्स को हेड करते हैं और पिछले 60 साल का तजर्बा है जाफ़री एंड एसोसिएट्स का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर। तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस, एनर्जी का क्राइसिस मौजूद है पिछले 3-4 दहाइयों से, तो हम देख रहे हैं। अब उसके अंदर एक नई बात आ रही है कि कोल के ऊपर लेके जाया जाए। कितना फिजिबल है इसका? देखिए, ये जो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, आज का टर्म पाकिस्तान में बहुत यूज होती है कि मैन मेड क्राइसिस है। तो यानी कि आप डिवाइन हेल्प की बजाय इसको मैनुअली और बाय ह्यूमन बीइंग, बाय पाकिस्तानी इसको रिजॉल्व करना चाहिए। सही। गवर्नमेंट ने जो चाइनीज आईपीपी हैं, जो कोल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेड कोल पे हैं, उनके तरफ देखा कि जी इनको इनिशियली हम कन्वर्ट करते हैं लोकल को। उसके अंदर दो मेजर इश्यूज हैं। एक ये है कि टेक्निकल कन्वर्जन चाहिए इक्विपमेंट का, कि वो उस हर कोल को यूटिलाइज कर सकें अपने बॉयलर्स के अंदर, और जो उनके कन्वेयर बेल्ट होते हैं जिसमें ग्राइंडिंग मशीन लगी होती है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ। तो उसके लिए जाहिर बात है कि पैसे की ज़रूरत है, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है अगर आप फुल कन्वर्जन करते हैं। और वो इस वक्त जो है इंटरनेशनल कोई भी लेंडर जो है, इंक्लूडिंग चाइना, जो कि 2021 तक जो था लैंड कर रहा था और इक्विटी फाइनेंस कर रहा था कोल प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनली, उसने भी चाइना ने मना कर दिया। इनफैक्ट जो है 2021 में मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम के अंदर मैं सेनेट कमेटी ऑफ एनर्जी में बैठा हुआ था, तो उसके जो चेयर थे उन्होंने मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आपकी राय क्या है। और जो सब्जेक्ट मैटर था कि जो जामशोरों के अंदर कोल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको वो फेज 1 का अंडर कंस्ट्रक्शन था, फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन थी, और लाखड़ा का प्रोजेक्ट जो था वो लोकल कोल पे था, तो उसका क्या किया जाए। तो मैंने उस वक्त जो है सेनेट में ये बोला कि सर, आप के पास इस वक्त सिंगल सोर्स मौजूद है चाइना, जो कि और थर्मल पावर प्लांट्स को स्पेसिफिकली कोल, ऑयल एंड गैस को फाइनेंस करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ अरसे में चाइना भी हाथ उठा लेगा। और वेरी नेक्स्ट मंथ जो है चाइना ने, शी ने यूएन में इस चीज़ को अनाउंस किया कि वो किसी भी कंट्री में अब कोल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ना फाइनेंस करेंगे। अब मेरी पोजीशन ये थी कि उस वक्त जो था फेज 2 जो हमारा जामशोरों का पावर प्लांट था, उसकी फाइनेंसिंग हमारे पास थी, बट ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वो फाइनेंसिंग लैप्स हो गई, तो हमारा फेज 2 के लिए अब फाइनेंसिंग मौजूद नहीं है। अब जब हम जाते हैं चाइना के पास या इंटरनेशनल लेंडर्स के पास। अच्छा, सॉरी सर, इसमें पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं इसमें? मैं वही आना था। हाँ, तो आपको फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इसमें मौजूद नहीं है, और तो फिर आपको अपने लोकल बैंक्स की तरफ जाना है। तो हमारे जो लोकल बैंक्स हैं उनके अंदर टॉप के 3-4 बैंक हैं, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, बैंक अल्फला है, फैसल बैंक है, मिजान बैंक है, जिनके पास इतना कैश मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने पिछले 3-4 साल में
जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया है कि वो कोल के प्रोजेक्ट्स को में फाइनेंसिंग और फंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अब ये एक डिलेमा है जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा और लोकल बैंक्स को फेस करना पड़ेगा। क्या वो अपने जो एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से वो ऑनर करते हैं या कोई लूपहोल निकालते हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज तो मौजूद है कन्वर्जन के लिए जो कि आपको खरीदनी पड़ेगी, तो मैन्युफैक्चर तो आपको दे देगा, बट अगेंस्ट डॉलर्स। अगर एक प्लांट के अंदर 50 to 100 मिलियन डॉलर कन्वर्जन का चाहिए तो वो आप सुन लें 4 प्लांट है अगर आपके पास इंपोर्टेड कोल के हैं तो 400-500 मिलियन डॉलर चाहिए। अच्छा, वो 400-500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर भी दी स्टेट बैंक से लेके लोकल बैंक से, गवर्नमेंट खुद कर सकती है, बैंक शाला में खुद कर सकते, तो वो इन्वेस्टमेंट भी टैरिफ पे चली जाएगी, तो टैरिफ तो इंक्रीज हो जाएगा। पहले ही परेशान है लोग, पहले ही परेशान। अच्छा, थर्ड कोल जो है उसके अंदर जो इशू है जो कि अभी जो है वो चाइना भी देखना चाह रहा है कि उसकी कन्वर्टिबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको कुछ अर्से पहले याद होगा कि गवादर में 300 मेगावाट का प्लांट लग रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा था 330 का शायद था कि चाइनीज से कि आप जो है इसको लोकल कोल पे लगाएं, तो उन्होंने आउटराइट बना कर दिया था कि ये हमारा जो पूरी फिजिबिलिटी है और जो पूरा टेक्निकल डिजाइन है वो बिटमस कोल पे है, और बिटमस कोल जो है उस पर हमने डिजाइन किया, तो ये फिजिबल नहीं है कि आपका थर्ड कोल जो सैकड़ों किलोमीटर पे है उसको हम इंपोर्ट करके लाएं, जिसकी वजह मेन ये है कि उसके अंदर हमारे थर्ड कोल के अंदर एक प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सेल्फ इग्निशन, वो बैठे बैठे उसमें आग लग जाती है। प्लस ये है कि जब वो आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं तो अबाउट 40 to 50% मॉइस्चर कंटेंट है, तो बेसिकली आप पानी को रेल पे बिठा करके लेके जा रहे हैं, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद डिजाइन चला आपने चेंज कर दिया, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि उसकी जो ये जो टेंडेंसी है आग लगने की उसको आप कंप्रेस कहाँ तक है। अब इसको कैसे रिजॉल्व देखिए, जामशोर का जो प्रोजेक्ट है 660 मेगावाट का, उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है वो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि ईपीसी ने परफॉर्मेंस दी जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि ऑन इंपोर्टेड कोल के ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल ही हो सही। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर तो उससे बाउंड है कि जी उसमें तो हम भी बाउंड है कि हमने उसको इंपोर्टेड कोल देना। अगर हम उसको चेंज करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को तो बोलते हैं कि जी आप इसमें लिग्नाइट यूज करें, हो सकता है आप जो है 660 में से आप हमको 580 मेगावाट दे सकें। तो अब उसके अंदर जो लॉस है मतलब जो कि एक गिव एंड टेक मामला है वो ये है कि उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी। तो आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप जो इंपोर्टेड कोल वाले उनसे पूछें कि आप कितनी कैपेसिटी यूज करेंगे और कितना आपको ओएनएम बढ़ेगा अगर आप इसी सिस्टम को आप हमारे कोल को लिग्नाइट को कंज्यूम करें। फॉरगेट अबाउट हाउ टू ट्रांसपोर्ट इट, लेकिन क्या आप उसमें मिक्सचर चला सकते हैं, 20-30% चला सकते हैं, 50% चला सकते हैं, 100%। तो आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएं कि भाई उस पे जाकर के इस पे स्टडी करें कि मिक्सचर पे, तो आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा। तो फिर आपको फिर ये निगोशिएट करना पड़ेगा कि आप उसको ओएनएम में कितना दें। दूसरा ये तरीका है कि हम कोल को इस फॉर्म में ले आए थर्ड कोल को कि जिसको हम डायरेक्टली हमारे जितने भी पुराने ओल्ड ये जो जेनकोस के ऑयल फाइड प्रोजेक्ट हैं हम इसको डायरेक्टली इसको थर्ड कोल पे चला सकते हैं विद नॉमिनल एक्सपेंस, बिल्कुल नॉमिनल से जो कि हमारे बैंक्स कर सकते हैं। अब वो फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नाउ वी आर नॉट बिल्डिंग एनी पावर प्लांट, वी आर नॉट buying boilers or grinding machine for coal, we are actually the operation and maintenance के उस मद में आप फाइनेंस करें, that's a loophole, maybe banks उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इसमें वर्क करना चाहिए इससे पहले कि हम अपने ओल्ड प्लांट्स को रिटायर करें। अच्छा, इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार तो नेपरा का है। जब आप सेनेट कमेटी के अंदर भी पेश हुए और नेपरा भी वहाँ पे होगा तो उनका क्या रिएक्शन था आपकी इस सारी गुफ्तगू के ऊपर? नेपरा की पोजीशन जो है, नेपरा को तीनों साइडों को देखना पड़ता है, यानी कि कंज्यूमर को भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है और पावर प्रोड्यूसर को भी देखना पड़ता है। तो नेपरा की पोजीशन ये है कि वो नेपरा की पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा
नेपरा के चेयरमैन मौजूद थे वहाँ पे, और चेयरमैन साहब नेपरा के चेयरमैन का भी कमेंट पहले रहा है, और मुझसे डायरेक्ट पूछा था कि आपका जो उस वक्त में जैनको वन का इंचार्ज था, तो आपका प्लांट में क्यों चला? तो मैंने कहा कि सर बात ये है कि ना आपको गैस उधार पे मिलती है, ना आपको कोयला उधार पे मिलता है, आपको जो मिलता है सऊदी अरब से वो ऑयल उधार पे मिलता है। तो अगर आपको प्लांट नहीं है तो आपको ऑयल पे चलाना है। और बेस लोड प्लांट आपको इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो बेस लोड है इसकी परसेंटेज एक होती है ग्रिड की स्टेबिलिटी की वजह से, कि जो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसकी ग्रिड इतनी स्टेबल नहीं है, उसमें आप 10 से 15 तक जा सकते हैं परसेंटेज ऑफ बेस लोड। इफ द बेस लोड इज गॉन, अब आपको बेस लोड है ही नहीं, तो आप इंटरमीडिएट पावर सोर्सेज को क्या करेंगे? मतलब बारिश नहीं हुई तो आपका जो है हाइड्रो नहीं चला, काम हो गया। बादल आ गए तो सोलर नहीं चला, हवा हब्स है तो विंड नहीं चला। तो आपके पास वो प्लांट चाहिए जो कि बेस लोड उनकी पीक शेयरिंग के लिए आप ये रखें, सोलर विंड वगैरह, जहाँ पे आप फिर उनकी कैपेसिटी जब ये चीजें आए तो आप अपनी वो उन रनिंग प्रोजेक्ट को कम करें। दूसरा मसला जो नेपरा देखती है, और नेपरा को ये देखना पड़ता है कि नेपरा किस चीज को रेगुलेट करे। नेपरा रेगुलेट कर रही है लॉ को, और नेपरा रेगुलेट कर रही है उस एग्रीमेंट को जो कि दो पावर प्रोड्यूसर का और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के दरमियान है। सही है। तो जो एग्रीमेंट है, जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो साइनिंग अथॉरिटी जो है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के पास है, और जो जनरेटर है वो या तो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसने वो टैरिफ उसके बेस पे लेना है कि मेरा एग्रीमेंट ये है। तो अब सीपीपीए जो आता है वो उस पे आता है कि सीपीपीएजी जो है वो इसको बोलेगा कि जी हम इन टर्म्स को रिवाइज करें। सही। जब हम इन टर्म्स को रिवाइज करेंगे तो नेपरा उसको करेगा। नेपरा के हाथ टाइट है कि वो पॉलिसी मेकर्स नहीं है, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट। पॉलिसी मेकर्स को आपने वो जो बात कही कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, पॉलिसी मेकर्स आमतौर पे इंजीनियर होते नहीं हमारे यहाँ, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी नहीं होते और पॉलिटिशियंस भी नहीं होते। उनको ये बात समझाना, उनको ये बात कन्विंस करना, तो उसमें फिर कौन मीडिएटर होगा? नेपरा होगी या डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स होंगे, क्या होगा? देखिए उसके अंदर नेपरा के अंदर टेक्निकल लोग भी हैं। आई थिंक जो अभी वसीम मुख्तार साहब चेयरमैन है, शेख साहब हमारे सिंध की तरफ से भी हैं, ये लोग भी इंजीनियर्स हैं। बाकी भी शायद इंजीनियर्स हैं, मुझे इन दोनों का तो कंफर्म पता है, बाकी नहीं। लेकिन जो इशू है वो इशू ही नहीं है कि नेपरा देयर इज नो मीडिएशन। इशू ये है कि जो पॉलिसीज बनाते हैं वो सेंट्रिक आज तक बनी है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो पावर पॉलिसीज हैं 2000 से लेकर के और आज तक की जो पॉलिसीज बनी 2002 में जो बनी उसके ऑनवर्ड, और 2002 की जब बनी थी तो पीटीआईबी से मैं मिलने आया हुआ था अमेरिका से, तो मैंने उस वक्त बोला था कि सर आपकी ये पॉलिसी पाकिस्तान को बैंकरप्ट करेगी, उसमें मल्टीपल रूल्स, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या वजह है, बट आफ्टर लुकिंग तो अब पोजीशन ये है कि पीपीआईबी को जो ये पावर पॉलिसीज बनाती है वो ड्राफ्ट कर रही है, वो पावर पॉलिसी के बेस के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट बनते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट बनता है और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट बनता है। अभी सेनेट के पास उन्होंने शायद कुछ एग्रीमेंट्स दिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट भी देना चाहिए। दैट इज वेयर द सॉवरेन गारंटीज इशू, सॉवरेन गारंटीज इशू है कि आप पावर परचेज एग्रीमेंट तो मोस्टली कमर्शियल और टेक्निकल है, लेकिन लीगल कवरेज जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट देता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी गारंटी देती है। तो क्या उसमें कोई लूप है कि नहीं है, उसको देखनी होगा। ये जब पॉलिसीज बनती हैं तो पॉलिसीज आर अप्रूव्ड बाय काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो उसको ओके करते हैं, देन इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये लेजिस्लेटिव मैटर है, यानी कि नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर ये काउंसिल ऑफ कॉमन सारे प्रोविंसेस जो है इसको ओके करते हैं तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट। अब तो दे आर द वन, तो उनको ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस लानी चाहिए,
और फिर उस पर करना चाहिए। और इसके इन एग्रीमेंट्स के अंदर क्योंकि जो कमर्शियल एग्रीमेंट है वो CPP-AG सही और पावर प्रोड्यूसर का है। उस कमर्शियल एग्रीमेंट को अगर आप चेंज करते हैं, उसको फिर आप नेपरा के पास लेके जाते हैं, उसको कंसेंट करते हैं, फिर आपका टैरिफ उस बेस पे होगा। जैसे आपके कुछ कोल के प्रोजेक्ट हैं और LNG के प्रोजेक्ट उन्होंने मस्ट बाय किया। सही। अब मस्ट बाय का मतलब ये है कि आपने उनसे 30 या 20 या 50% पावर लेनी है। दैट मीन्स कि अगर आपको जरूरत भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, बाकी वो कर्टेल करेंगे। हाँ। यानी कि आप जिनको उसको बिल्कुल नहीं चलाते, जीरो पे रखा हुआ है पिछले 4-5 साल से, उनको नहीं चलाएंगे। आप हाइड्रो भी नहीं ले सकते, आप कनाल में छोड़ देंगे इरिगेशन के लिए, तो आपको उनसे मस्ट लेना है। तो वो कैपेसिटी। अब प्रॉब्लम क्या है इस टैरिफ मॉडल के अंदर? प्रॉब्लम ये है कि या तो आप लेंगे मस्ट बाय एग्रीमेंट करें जिसमें उसने अपनी सारी चीज कवर करनी है, ये कैपेसिटी पेमेंट है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों एक साथ नहीं चल सकती क्योंकि उसने तो ऑलरेडी अपना रिस्क कवर कर लिया, वो 50% कैपेसिटी। अभी क्या सूरत है कि अभी दोनों एक साथ? आई थिंक दोनों है, जो LNG और कोल पे वो दोनों है, वो दोनों है, जिसकी वजह से रेट हमारा टैरिफ बढ़ता है। वो देखिए आपने पावर तो लेनी है महंगी। आप जब मेरिट ऑर्डर देखते हैं ना, टॉप पे आपके LNG और कोल के प्रोजेक्ट है, दैट मींस कि वो एग्जेम्प्टेड है मेरिट ऑर्डर से, क्यों उनमें से हमने लेनी इतनी कैपेसिटी है, चाहे हमें जरूरत हो या नहीं होता। अगर विंड चल रही है हम विंड को नहीं ले सकते, सोलर है हम सोलर को नहीं ले सकते, हाइड्रो है उतना नहीं, उतने पोर्शन हमने लेना ही है। इसी बेस के ऊपर आपको पता है कि DC की जो ट्रांसमिशन लाइन कराची से लेकर पटियाली तक बनी है और आगे लाहौर तक जाएगी, उसका भी एक सर्टेन कैपेसिटी है जो आपको मूव करनी है। तो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मेरे ख्याल से 4800 मेगावाट है। दैट मींस कि 4800 मेगावाट या तो नॉर्थ से साउथ आएगा या साउथ से नॉर्थ जाएगा। तो वो उसका मतलब क्या है? अगर मेरी पूरे पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट 10,000 मेगावाट है या 12,000 मेगावाट है, तो ये तकरीबन आधी आपने उसमें, तो आधी तो आपने इसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें भी आप कैपेसिटी पेमेंट दें। अगर आप नहीं देंगे तो यू कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी, उसने अपनी मेंटेनेंस तो रखनी। तो ये पॉलिसीज के अंदर चेंज लाके फिर ये एक पावर परचेज एग्रीमेंट में चेंजेस की जरूरत है, और फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जी आप कैपेसिटी पेमेंट कम कर दें, आप ये कर दें या वो कम कर दें, क्योंकि वो एक आपको यू विल बी हिटिंग द वॉल। आपको जो करनी है वो ये करनी है कि भाई मुझे थर्मोकोल यूज करना है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है? क्या तुम मेरा थर्मोकोल मिक्सर चला सकते हो तो 20% मेरी कम हो जाए, 30% मेरी कम हो जाए, बजाय इसके बाद आज मैं लगाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ आज सही है तो मुझे 3 साल लगेंगे और लग जाएंगे उसमें। हाँ, तो इससे मुझे क्या बात, एक तो फाइनेंसिंग अनसर्टेनिटी, दूसरी टेक्निकल लीड टाइम होगा इक्विपमेंट लाने में। तो पहले बैठेंगे यार कितने %, तो जाम शुरू हमने स्टडी की थी कि 40% 45% गोल्ड मिक्सर हम चला सकते हैं। इवन हम ऊपर 70-80% भी ले जाए तो हम कैपेसिटी रिड्यूस करते हैं तो वेयर एंड टेयर बढ़ता है। तो आपको एक ऑप्टिमम पॉइंट पे लाकर इसको देखना है कि इतनी तो जामशोरों का तजर्बा हुआ, कामयाब हुआ, नहीं हुआ, क्या सूरत है भाई? जामशोर जो है लास्ट मंथ उन्होंने अपनी मशीनें सिंक की थी, और वो सिंक उन्होंने इम्पोर्टेड खोल दी। तो क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ना वो EPC के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने की जरूरत है ना कि अगर आप अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो 2 पार्टी आती ना, एक तो गवर्नमेंट आ गई और एक जो है पावर प्रोड्यूसर आ गया। पावर प्रोड्यूसर को कितने जो है ना इसके ऊपर कन्विंस हैं कि यार ये जो आप मिक्स कह रहे हैं उसके ऊपर आने में या उस मेंटेनेंस के लूप से काम करने को कितने तैयार हैं? देखिए तैयार तो वो हो जाएंगे, वो अपनी बताएंगे कि इम्पैक्ट क्या है, वो टेक्निकल इम्पैक्ट क्या है, कैपेसिटी में इम्पैक्ट क्या है, और ऑपरेशनल मेंटेनेंस का इम्पैक्ट क्या है। तो आप उस ऑप्टिमम पॉइंट पे आएंगे कितनी % में यूज कर सकता हूँ। आप ये ना यू आर नेगोशिएटिंग, देखिए आप अपनी विश तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉमन पॉइंट पे आ सकते हैं कि जी मैं इस पर। अब अगर आप इस चीज को फोकस करेंगे कि हर प्लांट वाला $100 मिलियन लगाए, दैट्स नॉट मीट, तो आप उसमें आएंगे यार हमारे पास इम्पोर्टेंट कोल है, हम तुम्हें 200 ट्रक रोज के दे दें, तुम चला लो, तुमसे हमारा मस्ट बाय एग्रीमेंट है, चला सकते हो, कितना चला सकते हो। सही। अगर आपका कोल है फॉर एग्जांपल पोर्ट कासिम का प्लांट है, तो उसने पूरा एक वो बनाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इम्पोर्ट करने के लिए।
सही है। इसी तरीके उसका बैक टू बैक एग्रीमेंट है वो टर्मिनल वालों से, लकी वालों का कि उसने इतना कोयला इंपोर्ट करना है। ये साहिवाल वालों से है कि साहिवाल वाले जो इतना कोयला जो है वो इंपोर्ट करेंगे तो वो यूज़ करेंगे, तो वो टर्मिनल वाले का भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। तो ये लीगल मैटर्स है। लेकिन फर्स्ट मैटर जो है, क्या इज इट टेक्निकली पॉसिबल और क्या इसमें गिव एंड टेक करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद उसको जब वो टेक्निकली पॉसिबल आ जाता है तो फिर आप कमर्शियली उसको वेट करते हैं, फिर आप लीगल में जाते हैं। सही है। फिर देन यू हैव ऑल लीगल मैटर्स आर इन पाकिस्तान, यू डोंट हैव टू टॉक टू। सही। इसको अगर आप रिवर्स लेके चलेंगे, आप लीगल में अभी शुरू कर दिया, आपने अगर लीगल में शुरू किया, उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स देखी और फिर टेक्निकल देखा तो पता चला है तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो पहले आप देखेंगे टेक्निकली पॉसिबल, जो चीज़ टेक्निकली पॉसिबल है उसकी फाइनेंसिंग देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स क्या आ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स देखने के बाद आप ऊपर जाएंगे और कहेंगे अच्छा अब इसको लीगल, इस चीज़ को लीगल कवर देने की क्या जरूरत है। देयर इज़ नो अदर। सर आज बैठ के अगर हम ये डिसाइड करें कि यार बिजली का मसला, एनर्जी का मसला हल करना है और एक ऐसी प्राइस में इंडस्ट्री को देनी है जो इंडस्ट्री के लिए भी अफोर्डेबल हो, कितना टाइम आप समझते हैं, चाहे आप कोल पे चले जाएं या आप एग्रीमेंट्स रिवाइज करें, कितना टाइम समझते हैं कि आप में चाहिए होगा? देखिए जो हमारे दिमाग में, जो टेक्निकल लोग के दिमाग में सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के हिसाब से जो है आप इमीडिएट इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप 15 से 20% जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम की एफिशिएंसी, दैट मीन्स टैरिफ रिडक्शन। और जो ये पुराने, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके जेनकोस के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप लोकल कोल पे डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। वो फंडिंग पाकिस्तान से हो सकती है, सारे बैंक कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी में लाएं या उसमें लाएं, दैट इज इमीडिएट। आप 6 महीने के अंदर उसको आप ये प्लांट्स ऑपरेट कर सकते हैं और दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। और ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल विल चाहिए। सही है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इज जो इसकी जो रीजन है, मेरी नज़र में जो रीजन है, इज ओनली गेटिंग कैश फॉर पाकिस्तान, अदर देन कुछ नहीं। अगर आप जेनकोस को खत्म कर दें, डिस्कोस को खत्म कर दें, तो यू आर यूजिंग द वैल्यूएबल मैन पावर जो कि दुनिया में आपको यही प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। जो जेनकोस में ले गए वो भी पाकिस्तानी है, और हम लोग जो जेनकोस के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उनके पास इतनी पैसे नहीं होते, ना ही उनकी इतनी सैलरीज होती हैं, न इतनी उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का बजट होता है जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो वो प्लांट चलाते हैं जुगाड़ के बेस पे। सही। और उसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, उनको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, दे आर रेडी टू डिलीवर सर्विस, किसी भी हाल में सर्विस देने को तैयार। मतलब अपना प्लांट चला के दिखा देते हैं, चला के दिखा दें। आपको सर एनर्जी चाहिए पाकिस्तान को, हम मौजूद। सही। ये फिर नहीं होगा। खुदा खास्ते किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, कोविड में लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे, खुदा खास्ता कोई वॉर आती है तो आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ नजर नहीं आएगा, फॉरेन ऑपरेटर नजर नहीं आएगा। लोकल बंदे ही काम कर रहे हैं। लोकल बंदे ही काम कर रहे होंगे, तो आपके पास कौन है? मतलब शॉर्ट टर्म हमारे पास, अगर हम काम शुरू करें शॉर्ट टर्म, हमारे पास 6 महीने 7 महीने में यू कैन मेक द डिफरेंस। सर अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। नाजरीन, ये हमने अभी तनवीर जाफरी साहब से गुफ्तगू की और उसके अंदर उम्मीद का ये पहलू है कि अगर हमारे पॉलिसी साज इदारे, हमारे जो फ़ैसला साज का इदारे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें और अपनी पॉलिटिकल विल को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर कन्वर्ट करें अपने प्लांट्स को, तो शायद हम 6 महीने से साल भर के अंदर एक कोई बेहतर टैरिफ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।